नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, यह पॉलिटी की 8वीं वीडियो है और इसमें राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि सरकारी आयोग के संबंध में क्या सत्य है। ए, राज्यपाल को राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। बी, राज्यपाल को कुछ मामलों में दक्ष होना चाहिए। सी, उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राज्य की राजनीति में आत्मीयता से नहीं जुड़ा हो। डी, सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों, इसका आंसर है डी, सभी कथन सत्य हैं। चूँकि यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा रुकते हैं और इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि सरकारी आयोग का गठन कब हुआ। तो आंसर हो जाएगा 1983 में गठन हुआ। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा है कि इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी। तो सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 ईस्वी में दी थी। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि सरकारी आयोग का गठन किस लिए हुआ था। तो केंद्र राज्य संबंधों पर रिपोर्ट देने के लिए, केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए सरकारी आयोग का गठन हुआ। और इसमें 3 लोग थे जो कि नाम भी ध्यान रखना है, हो सकता है कभी नाम पूछ दे इनका। तो एक तो यही हो गए सरकारिया महोदय, SR सरकारिया महोदय, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। दूसरे थे शिवरमन जी, शिवरमन जी को याद रखना है, शिवरमन जी। और तीसरे थे SR सेन, SR सेन महोदय थे। तो ये 3 सदस्यीय बोर्ड था। इन सभी तथ्यों को समेकित रूप से याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। ए, अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह सही है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, यह भी सही है। सी, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, यह भी सही है। महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। तो यह भी सही है क्योंकि 165 में उल्लेख है राज्य के महाधिवक्ता का। और राज्य के महाधिवक्ता वही व्यक्ति हो सकता है जो हाई कोर्ट का जज होने की योग्यता रखता हो। और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राज्यपाल महोदय करेंगे। और अनुच्छेद 168 राज्यों में विधान परिषदों का सृजन, यह गलत है क्योंकि राज्यों में विधान परिषदों का सृजन एवं उसका अंत 169 में उल्लिखित है। सभी चीज़ों को देखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित रखते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हो जाएगा इसका बी, 200, आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित रख सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। और दोस्तों देखिए, सभी अनुच्छेद को याद नहीं रखना है। जितने भी फैक्ट होते हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं तो उनको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी हम पढ़ते हैं किताबों में उसे हम अपने आसपास के जीवन से या आसपास की संख्याओं से उसको जोड़ दें तो हमको याद नहीं रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी मान लीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा है तो किसी खिलाड़ी ने बनाया 200 रन या किसी टीम ने बनाया 200 रन, तो दिमाग में हमारे आना चाहिए कि आर्टिकल 200 में क्या उल्लिखित है। या किसी ने बनाया 108 रन, किसी ने बना दिया 108 रन, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और संयुक्त बैठक के प्रावधान को किस अनुच्छेद में, 108 में है। और संयुक्त बैठक को कौन बुलाएंगे, तो राष्ट्रपति जी बुलाएंगे। अगला क्वेश्चन यह दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और जो संयुक्त बैठक अब तक हुई है तो कितनी बार हुई है, केवल 3 बार हुई है। और यह भी आना चाहिए कि संयुक्त बैठक में जो कोई विधेयक आता है तो उसको 2/3 से पारित होने की जरूरत नहीं है, केवल साधारण बहुमत से संयुक्त बैठक में वो पारित हो जाएगा तो पारित माना जाएगा। तो दोस्तों वही है कि
जो भी किताबों में हम पढ़ते हैं उसको आसपास से जोड़ दें तो भूलना हमेशा के लिए भूल जाएंगे, यानी चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, याद करनी पड़ेगी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रपति जी के खिलाफ तो महाभियोग आता है संसद में, उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी आता है, लेकिन पहले राज्यसभा में आता है फिर लोकसभा में, दोनों में सामान्य बहुमत से पारित हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति जी को अपना पद छोड़ना पड़ता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनके खिलाफ भी वही संसद हटा सकती है इनको। और लेकिन राज्यपाल जो महोदय हैं, तो राज्यपाल चूँकि राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं और राज्यपाल को हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति जी के पास है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, राज्यपाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं कौन, तो राज्यपाल महोदय ही करते हैं। और संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है, यह भी भविष्य में कभी पूछ सकता है, तो हो जाएगा 164। अगला देखिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं और इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 165 में। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, ऐसा उल्लेख है 316 में। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल महोदय नहीं करते हैं बल्कि राष्ट्रपति महोदय करते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। बाकी ये तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला राज्यपाल की नियुक्ति हुई थी। क्वेश्चन ऐसा संभवतः पूछेगा नहीं, लेकिन इंटरव्यू वगैरह कहीं पूछ ले तो चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। कब हुई थी, तो 1947 से लेकर 1949 तक, क्योंकि 1949 में इनका देहांत हो गया था। और श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी, और एक तथ्य अभी है कि इनका जन्मदिन 13 फरवरी को पड़ता है। 13 फरवरी को इनका जन्मदिन पड़ता है, तो उसको राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब, भारत में 13 फरवरी को। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, सो सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन पर। सब चीज़ों को याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयक को कितने महीने तक रोक सकती है दोस्तों। आंसर है इसका सी, 4 महीने तक रोक सकती है। देखिए, ऐसा है कि जब विधानसभा कोई विधेयक को पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है, तो प्रथम बार में वो केवल 3 महीने तक रोक सकती है, किंतु वो 3 महीने तक विधान परिषद ने उसको स्वीकृति नहीं दी, तो विधानसभा पुनः अगर विधेयक को पारित करके विधान परिषद के पास भेजें तो 1 महीने तक रोक सकती है दोबारा वो, यानी कि टोटल वो 4 महीने तक रोक सकती है, बशर्ते वो धन विधेयक न हो। अगर धन विधेयक हो तो केवल 14 दिन तक रोक सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो दोस्तों देखिए, वर्तमान में तो अभी 6 हैं। उनके नाम हैं अपना यूपी और इसका पड़ोसी बिहार, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का पड़ोसी कर्नाटका, एक है आंध्रा और उसका भाई तेलंगाना। किंतु दोस्तों, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने अपने 2/3 बहुमत से एक विधेयक पारित करके संसद को भेजा है कि वहाँ की जो विधान परिषद है उसको समाप्त कर दिया जाए। तो अभी संसद की स्वीकृति नहीं मिली है। और दूसरा फैक्ट यह है कि उड़ीसा की विधानसभा ने भी एक विधेयक पारित करके संसद के पास भेजा है कि उसके यहाँ यानी कि उड़ीसा में एक विधान परिषद बनाई जाए, क्योंकि इसी तरह का प्रावधान है, इसी माध्यम से विधान परिषद का सृजन होता है।
या अंत होता है, अनुच्छेद 169 में देख चुके हैं। तो किंतु अभी संसद की स्वीकृति नहीं मिली है, तो फिलहाल में तो 6 हैं, लेकिन एग्ज़ाम देते समय हो सकता है चीज़ें बदल जाएं, तो इसको एक बार पुनः देख के जाएंगे, चेक करके जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी तथा न्यूनतम सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होगी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर पे है जो 171 अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, इसको देख चुके हैं। C 169 में दोस्तों, 169 को याद रखना, भूलना नहीं है किसी भी कीमत पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 एवं न्यूनतम संख्या 60 होगी। तो दोस्तों इसका आंसर है A 170। किंतु दोस्तों इसके 2 अपवाद भी हैं। एक तो यह है कि देखिए गोवा में 60 से कम है, गोवा में जो हैं वो 60 से कम हैं और गोवा में संभवतः 40 हैं। और दूसरा ये कि सिक्किम में भी 60 से कम है, वहाँ पे 32 विधानसभा के सदस्य संख्या है। एक कहाँ है, सिक्किम में। तो इन 2 अपवाद को भी ध्यान में रखना है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस एकमात्र राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के किस एकमात्र राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू है। आंसर हो जाएगा B गोवा में। और थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं कि देखिए पुर्तगाली भारत में कब आए थे, तो आए थे वो 1498 में आए थे, केरल में आए थे सबसे पहले। लेकिन पुर्तगालियों ने, और पुर्तगालियों का जो उस समय का सेनापति था अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे गोवा को छीन लिया। कब छीना, 1510 में। तब से लेके 1961 ईस्वी तक, 1961 ईस्वी तक दोस्तों गोवा पर किसका अधिकार रहा, तो पुर्तगालियों का अधिकार रहा। और हाँ, एक फैक्ट यह भी है दोस्तों कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए। कब आए, 1498 में आए। कहाँ आए, केरल में आए। सबसे लास्ट में कौन गया, तो सबसे लास्ट में भारत से पुर्तगाली ही गए, 1961 में गए। और तो हाँ, तो जब 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों का अधिकार गोवा पर हो गया, तो उन्होंने वहाँ कॉमन सिविल कोड की व्यवस्था एक लागू की थी। तो वही व्यवस्था 1510 में जो लागू हुई थी, वही व्यवस्था अब तक चली आ रही है, उसको समाप्त नहीं किया गया आज़ादी मिलने के बाद भी। तो वही है, एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ पे कॉमन सिविल कोड की व्यवस्था लागू है। इतिहास को वर्तमान से जोड़ के सब कुछ देखना है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। यह भी दोस्तों ऐसे सामान्य जानकारी के लिए याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा ये इसका यूपी। कब बनी थी दोस्तों, तो 1963 से लेके 67 तक, और वो चौथी मुख्यमंत्री थी यूपी की। ये ध्यान रखना है, कभी कभी हो सकता है पूछ दे, कोई भरोसा नहीं है। और यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री अपना गोविंद वल्लभ पंत जी थे। गोविंद वल्लभ पंत जी थे। ये सब चीज़ों को याद रखना है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। पेंशन कहाँ से दी जाती है, तो दोस्तों देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, केंद्र की संचित निधि से। केंद्र की संचित निधि से मिलती है, लेकिन
उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त नहीं, मतलब जो जज हैं उनको वेतन प्लस भत्ता कहाँ से मिलता है, तो इसका हो जाएगा राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। तो हाई कोर्ट के जो जज महोदय होते हैं उनको अगर वेतन और भत्ता कहाँ से मिलता है यह पूछे तो राज्य की संचित निधि से, और पूछ दे कि पेंशन कहाँ से मिलती है तो केंद्र की संचित निधि से। थोड़ा ट्रिकी है इसलिए इसको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन यह है कि वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा B25। और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका कार्य क्षेत्र एक से अधिक राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में भी है, यानी कि राज्यों में भी उनका क्षेत्राधिकार है और केंद्र शासित प्रदेशों में भी अधिकार है, तो उसका आंसर हो जाएगा 7। अगर क्वेश्चन केवल यह पूछे कि कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका कार्य क्षेत्र एक से अधिक राज्य में है किंतु उसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है, इस तरह भी पूछ सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 3। यानी कि 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका क्षेत्राधिकार यानी कार्य का क्षेत्राधिकार केवल राज्यों तक है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है, तो ये 3 हो जाएगा। और केंद्र शासित और राज्य दोनों को मिला के पूछ ले तो आंसर 7 हो जाएगा। और एक तथ्य यह भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय है, तो केवल वो दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना यानी खुद का हाई कोर्ट है। तो एक तो हो गया अपना जम्मू एवं कश्मीर JK, दूसरा दिल्ली। बाकी जो 6 अन्य यूटी हैं उनका खुद का उच्च न्यायालय नहीं है, वो राज्यों के उच्च न्यायालय पर निर्भर है यानी जुड़े हुए हैं। तो इन सभी तथ्य को ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों यह कि कौन सा कथन सत्य है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय का उल्लेख है, यह एकदम सही है। B उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति समान है, बिल्कुल समान है। C की उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देता है, एकदम सही है। उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों के जो न्यायाधीश होते हैं वो लोग अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को ही देते हैं, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा D, सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इस समय चर्चा में है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, पहले तो यही रखना है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम कब का है तो 2008 का। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। ये ग्राम न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से करती है, एकदम सही है। B यह अधिनियम सामाजिक सक्रियतावादियों यानी कि जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं तो सामाजिक सक्रियतावादियों को सुलहकर्ता स्वीकार करता है, सही है। C की ग्राम न्यायालय सिविल एवं आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई कर सकता है, यह भी सही है। और D है कि भारत के सभी राज्यों में ग्राम न्यायालय की स्थापना की जा चुकी है, यह गलत है दोस्तों। D गलत है, भारत के सभी राज्यों में ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं हुई है। और बाकी ऊपर के 3 सही हैं, तो आंसर गलत वाला पूछा है तो आंसर D हो जाएगा। क्योंकि देखिए भारत में कुल ग्राम लगभग हैं 6 लाख से ज़्यादा, यानी 6.5 लाख लगभग गांव हैं, और ग्राम सभाएं लगभग 2.5 लाख हैं, क्योंकि एक ग्राम सभा में कई गांव आ जाते हैं इसलिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अनुच्छेद 249 के तहत, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव जिसके तहत संसद का राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में
विधि बनाने का अधिकार दिया गया है वह कितने समय तक प्रवृत्त रहेगा। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका बी, केवल 1 वर्ष तक। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो केंद्र राज्य संबंध है अनुसूची 7वीं में, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है। और केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किस अनुसूची में, 7वीं में है। और 7वीं के संदर्भ में यह भी ध्यान रखना है कि देखिए जो अपना आर्टिकल है 246 जो आर्टिकल है उसमें यह कहा गया है कि जो मतलब कानून बनाने की जो विधियाँ हैं यानी कि जो कानून बनता है उसको 3 वर्गों में बांट दिया गया है। एक तो है कि संघ सूची के विषय, दूसरा हो गया कि राज्य सूची के विषय, तीसरा है कि समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय। तो जो संघ सूची के विषय हैं उस पर संघ यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाएगी। दूसरा है कि जो राज्य सूची के विषय उससे राज्य सरकार जो है वो कानून बनाएगी। और समवर्ती के सूची के जो विषय हैं उस पर दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु अगर उस पर राज्य ने बनाया है किंतु अगर उस पर केंद्र ने भी बना दिया तो केंद्र वाला माना जाएगा, राज्य वाला निरस्त हो जाएगा। इस तरह का सब है, इन सब चीज़ों को जोड़ कर देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ये संसद में, संसद में निहित हैं। और देखिए आर्टिकल जो अपना 241 है, 248 और 1 में है कि इसमें यह कहा गया कि जिन विषयों का उल्लेख न तो राज्य सूची में है न ही समवर्ती सूची में है उन विषयों पर कानून संसद बनाएगी। संसद बनाएगी किसमें कहा गया है 248(1) में। और दोस्तों थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि जो अमेरिका है अपना, तो अमेरिका में इसका जस्ट अपोजिट है, क्योंकि वहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में निहित हैं। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं, राज्यों में निहित हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज इतना ही दोस्तों। और देखिए जिस प्रकार समय कभी भी नहीं रुकता उसी प्रकार सुधार की प्रक्रिया भी कभी नहीं रुकनी चाहिए और न रुकेगी। बस दोस्तों आपका आशीर्वाद चाहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।